क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 25 + 5 बराबर 155, 16 + 6 बराबर 118। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि 40 + 5 बराबर क्या होगा। लेकिन इससे पहले तो हमें पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि 25 में अगर 5 जोड़ा जाता है ना तो 30 आता है, लेकिन यहाँ पर 155 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सीधा संबंध तो है नहीं कि 25 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा, ऐसा तो यहाँ पर है ही नहीं। तो तरीका यहाँ पर क्या होगा, हमारे सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि हमारे पास दो नंबर है। कौन कौन से? एक नंबर 25 है और एक नंबर 5 है। इन दोनों नंबर्स की सहायता से हम किस प्रकार 155 को ला सकते हैं। सोचने का तरीका तो यही होना चाहिए। और अब आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर 25 और 5 की सहायता से 155 आएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, पैटर्न बिल्कुल आसान है। आपको 25 × 5 करना होगा। 25 × 5 कर दोगे आप, फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना होगा और इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है इस तरह से, क्योंकि 25 × 5 करने पर 125 तो आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर 155 लिखा हुआ है ना, तो 155 तो जब ही आ सकता है ना जब हम इसमें 30 जोड़े। और 30 फिर कहाँ से आएगा? 30 तो ऐसे ही आएगा जब 25 में 5 जोड़ दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर समझे ना कि किस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 25 और 5 लिखा हुआ था ना, तो हमने सोचा कि अगर 25 × 5 कर दिया जाए ना तो 125 आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर संख्या 155 लिखी हुई थी, तो 155 को प्राप्त करने के लिए तो 125 में हमें 30 जोड़ना होगा। लेकिन फिर ये 30 कहाँ से आएगा? बात तो यही है ना कि ये 30 कहाँ से आएगा, ये भी तो समझना है ना। तो यहाँ पर 25 और 5 दो संख्याएं हैं, अगर इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 30 आता है। इसीलिए यहाँ पर हमने 30 जोड़ दिया है और यहाँ पर बराबर में कौन सी संख्या आ गई? 155 आ गई। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है। करना क्या है, 25 का गुणा 5 से करना है, जिससे कि 125 आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो यहाँ पर 25 × 5 तो 125 आ जाएगा और 25 + 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 125 + 30 कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 155 लिखा हुआ है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर लगाकर देखते हैं। 16 + 6 बराबर 118 कैसे आता है। हमारे पास तो दो नंबर है, 16 है और 6 है। हमें तो ये देखना है कि 118 यहाँ पर आएगा भी क्या नहीं। पैटर्न आपको पता है। करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर 25 × 5 किया था, तो यहाँ पर हम 16 × 6 कर देंगे। फिर यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों संख्याओं को ही हम जोड़ भी देंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 118 आता भी है या नहीं। 16 × 6 करेंगे तो 96 आ जाएगा। 16 + 6 कितना होता है? 22 होता है। और 96 + 22 तो कितना होता है? 118 ही तो होता है। इसीलिए तो यहाँ पर 118 लिखा हुआ है। तो आइए अब हम पता लगाते हैं कि 40 + 5 बराबर क्या होगा। यानी कि हमारे पास दो नंबर है, कौन कौन से है? 40 है और 5 है। तो इन दोनों नंबर्स की सहायता से हम यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त कर पाएंगे। पैटर्न आपको समझ में आ गया है। करना क्या है, 40 × 5 करना है और फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और इन्हीं दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो आइए अब देखते हैं कितना आंसर आता है। 40 × 5 तो 200 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह। 40 + 5 इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो 40 + 5 कितना होगा? 45 होगा। और 200 + 45 कितना हो जाएगा? 245 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आएगा। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 245 आएगी और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 245, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 245 कैसे आया। पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है, फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है और इन्हीं दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो 40 × 5 करेंगे तो 200 आ जाएगा और 40 + 5 करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा और 200 + 45 तो कितना होता है? 245 होता है और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियां दी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है आकृतियों में। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो तीसरी आकृति है ना, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर पहली आकृति है, पहली आकृति में 6 संख्या लिखी हुई है, दूसरी आकृति में भी 6 संख्या लिखी हुई है, तीसरी आकृति में 5
पास संख्या लिखी हुई है और एक संख्या मिसिंग है। लेकिन आप यहाँ पर संख्याओं को ही ध्यान से देखिए, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर संख्याओं को देखोगे और समझोगे कि यहाँ पर ये जो सभी संख्या लिखी हुई है ना, ये सारी संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप तो जानते हो अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? 2 से शुरू होती है ना, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 होती है, तो 3 लिख दिया यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर दूसरी आकृति में देखिए कि 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 5 आती है ना, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 5 के बाद 7 आता है अभाज्य संख्या। फिर यहाँ पर देखिए 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 11, तो 11 लिखा हुआ है। 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 13। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप देखिए 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 17 आती है ना, तो यहाँ पर आप देखिए 17 लिखी हुई है। फिर 17 के बाद 19, फिर यहाँ पर 23, 29, 31, 37, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 37 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? ये आपको पता है, 41 आती है। फिर 43 आती है, फिर 47, फिर 53, और यहाँ पर देखिए एक संख्या मिसिंग है। और इसके बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? अभाज्य 61 आएगी। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 53 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है। और आपको ये पता ही है कि 53 के बाद को तो कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 59 आती है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 59 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 59, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृति दी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक आकृति ऐसी है जिसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस प्रश्न में जो ये आकृतियाँ दी हुई है और आकृतियों में जो संख्याएं लिखी हुई है, संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस पैटर्न से यहाँ पर ये संख्याएं लिखी हुई है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना होगा। तो यहाँ पर पहली आकृति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, 18 है, 36 है, 90 है। इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है? संबंध तो आपको पता ही है। ये तीनों संख्याएं जो है वो 18 की गुणज है। 18 यहाँ पर लिखा ही हुआ है, और 36 और 90 जो है ये 18 के गुणज है, यानी कि 18 के पहाड़े में ही आते हैं। तो ये दोनों संख्याओं का संबंध 18 से तो है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन 36 का जो संबंध है वो 18 से किस प्रकार है? अगर 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाता है ना, तो 36 आ जाता है। और 18 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ा जाता है तो 90 आ जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ये आकृति दी हुई है, आकृति में 3 संख्याएं थी। तो इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो 18 है, और बाकी दोनों जो संख्याएं हैं 36 और 90 वो 18 के पहाड़े में ही आती है। तो 18 के पहाड़े में जो एक संख्या 36 आती है वो कैसे आएगी? 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर। और जो यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, 90 कैसे आया? 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो तीसरी आकृति है इसमें भी हम यही पैटर्न लगाकर देखते हैं। पैटर्न ये है कि जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13 है। तो बाकी दोनों संख्याएं जो है वो 13 के पहाड़े में ही आती है। तो एक संख्या तो 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आएगी, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 18 के पहाड़े में जो 36 आता है वो 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर ही आता है। फिर देखा कि यहाँ पर 18 के पहाड़े को 5 बार पढ़ने पर क्या आता है? 90 आता है। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए कि जो 65 है वो भी 13 के पहाड़े में आता है, और 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बाकी दोनों संख्याएँ हैं उसमें से एक संख्या तो पहाड़े को 2 बार पढ़ने पर आ रही है, और दूसरी संख्या पहाड़े को 5 बार पढ़ने पर आ रही है। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि यहाँ पर दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, और जो 75 है वो 15 के पहाड़े में ही आता है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो भी 15 के पहाड़े में ही आती होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 15 के पहाड़े में 75 आता है, लेकिन 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना होगा? 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर जैसे कि 13 था, तो 13 के पहाड़े में 26 भी आता है और 65 भी आता है। लेकिन एक संख्या तो 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आ रही थी, और दूसरी संख्या 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आ रही थी। तो यहाँ पर 15 के पहाड़े में 75 आता है, और 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आता है। तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर जो भी संख्या आएगी वही संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 15 का पहाड़ा
पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 30 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसमें जो पैटर्न लग रहा है वो भी बहुत ही आसान है। हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर ये 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये 75 जो है वो 15 के पहाड़े में ही आता है, और 15 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ा जाता है तो 75 आता है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि जो 13 लिखा हुआ है, 13 के पहाड़े में ही ये दोनों संख्याएं आएगी। उसी प्रकार यहाँ पर 15 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो दोनों संख्याएं होंगी, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या आएगी वो भी 15 के पहाड़े में ही आती होगी। लेकिन ये पता होना चाहिए था कि 15 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े। तो यहाँ पर हमें समझ में आ ही गया कि यहाँ पर जो दोनों संख्याएं हैं वो 13 के पहाड़े में ही आ रही है, और 65 तो 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आता है, और 26 जो है वो 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आता है। तो यहाँ पर 15 के पहाड़े को 5 बार पढ़ने पर तो 75 आ ही गया है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30। और आप देख ही सकते हो कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर ये जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो उससे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो ये आकृति फर्स्ट है और जो आकृति सेकंड है, जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है ये किस पैटर्न से लिखी हुई है, सबसे पहले यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है। और ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आकृति जो है ये वृत्त की आकृति है, और वृत्त की आकृति के जो ऊपर 3 संख्याएं लिखी हुई है और वृत्त की आकृति के नीचे भी 3 संख्याएं लिखी हुई है। यानी कि आपको यहाँ पर इस तरह से समझना है कि जो बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं उनके द्वारा हम अंदर लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सोचने का तरीका यही होना चाहिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। करना क्या है, आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अगर आप 5 का गुणा 1 से करते हो तो 5 आता है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वृत्त के अंदर संख्या लिखी हुई है इसका पहला अंक 5 ही है। आप समझे कि ये 5 कैसे लिखा, 5 का गुणा 1 से करने पर 5 आया, और जो वृत्त के अंदर संख्या लिखी हुई है उसका पहला अंक 5 ही है। फिर आप देखिए कि जो दूसरा अंक है 584 का जो दूसरा अंक है, यानी कि दहाई का जो अंक है वो 8 है, लेकिन 8 आएगा कहाँ से। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। 4 का गुणा 2 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर 584 में आप देख सकते हो कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि जो इकाई के स्थान पर 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 कहाँ से आएगा, ये 4 आएगा 2 का गुणा 2 से करने पर, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, और इस प्रकार यहाँ पर ये संख्या बन जाएगी 584। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर क्या करना है, 5 का गुणा 1 से करना है तो 5 आएगा, और 5 को लिख दिया हमने सबसे पहले। फिर देखा हमने कि 4 का गुणा 2 से करने पर 8 आ रहा है, तो 5 के बाद जो अगला अंक है वो 8 ही लिखा हुआ है। फिर 4 लिखा हुआ है तो 4 कहाँ से आएगा, 2 का गुणा 2 से करने पर 4 आ जाएगा। अब आप इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगाकर देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही पैटर्न लग रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो सबसे पहला अंक जो 6 है वो कैसे आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस आकृति को रिलेट करना होगा साथ में कि यहाँ पर जो पहला अंक 5 है वो कैसे आया, 5 का गुणा 1 से करने पर, यानी कि यहाँ पर 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा अंक 9 है, तो 9 कैसे आएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आएगा। और तीसरा अंक यहाँ पर 4 है, तो 4 कैसे आएगा, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 4 आएगा। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि आंसर क्या आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप एक बार फिर से पैटर्न को यहाँ पर देख लीजिए कि हमें यहाँ पर पहला अंक 6 प्राप्त करना था, तो किन संख्याओं का गुणा किया, हमने गुणा किया 3 का गुणा 2 से, तब जाकर यहाँ पर 6 आया। तो यहाँ पर भी हम पहला अंक प्राप्त करने के लिए 6 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर दूसरा अंक प्राप्त करने के लिए आपको पता है जैसे कि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो 9 को प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा 3 से किया था, तो यहाँ पर भी दूसरा अंक प्राप्त करने के लिए हमें 7 का गुणा 1 से करना होगा।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और आपको पता है कि तीसरा अंक प्राप्त करने के लिए हमें 4 का गुणा 2 से करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा पूरी संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर 678। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर आंसर किस तरीके से आएगा। और आप देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। 678 इस प्रश्न का आंसर है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आकृति है उसमें हमने पैटर्न लगाया है। तो 678 किस प्रकार आया है, आपको पता है कि जो ये पहला अंक 6 है ये कैसे आएगा, किन दो संख्याओं का गुणा करने से आएगा। 6 का गुणा जब 1 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आ गया। फिर 7 को लाने के लिए क्या करा गया है, 7 का गुणा 1 से किया गया है। और 8 को लाने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा 2 से किया गया है। तो यहाँ पर 8 आ गया। तो अब ये संख्या बन गई है 678। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 678 ही आएगी। और यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर हमें प्रश्न को हल करना है और आप देख सकते हो कि क्या संबंध दिया हुआ है। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 16 गुणा 13 बराबर 280 होता है, 14 गुणा 13 बराबर 128 होता है। तो ये बताना है कि 18 गुणा 13 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, लेकिन हमें संबंध तो पता लगाना ही होगा ना कि 16 और 13 में ऐसा क्या संबंध है कि जिससे 280 आ जाता है। तो यहाँ पर हम 16 गुणा 13 करके देख ही लेते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पर 13 छिंग 78 और यहाँ पर आ जाएगा ये 20। तो यहाँ पर अब आपको इतना पता लग गया है कि 16 गुणा 13 करें तो कितना आता है, 208 आता है। लेकिन यहाँ पर तो बराबर में क्या लिखा हुआ है, 280। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो 2 है ये 0 है, ये 8 है। 3 अंकों की संख्या है। 8 यहाँ पर इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है, 0 यहाँ पर दहाई के स्थान पर लिखा हुआ है और 2 यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर लिखा हुआ अंक है। तो आपको क्या करना है, सैकड़े के स्थान पर जो ये अंक लिखा हुआ है इसको तो आपको ऐसे ही लिख देना है। लेकिन यहाँ पर इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं उन अंकों का स्थान परिवर्तित कर देना है। यहाँ पर जो ये 8 लिखा हुआ है ये इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 दहाई के स्थान पर। और 0 को कहाँ लिख देंगे, 0 दहाई के स्थान पर है तो 0 को लिख देंगे हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर। इस प्रकार आपको यहाँ पर 208 से 280 को लिखना है और यहाँ पर 280 लिखा ही हुआ है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पर 14 गुणा 13 में लग रहा है या नहीं। बहुत ही आसान पैटर्न है। करना क्या है, 14 गुणा 13 करके देखते हैं कितना आता है। आपको पता है 13 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 52 आएगा और यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये 182 के बराबर। तो आपको इतना पता लग गया है कि 14 गुणा 13 करने पर तो कितना आता है, 14 गुणा 13 करने पर 182 आता है। और आपको पैटर्न बता दिया गया है। आपको करना क्या है, यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 1 लिखा हुआ है तो आपको 1 तो लिखना ही है उसी स्थान पर। लेकिन यहाँ पर इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं उन अंकों का स्थान परिवर्तित कर देना है। यहाँ पर जो 2 है वो इकाई के स्थान पर है तो अब ये दहाई के स्थान पर चला जाएगा और 8 यहाँ पर दहाई के स्थान पर है तो ये इकाई के स्थान पर चला जाएगा। और यहाँ पर संख्या क्या बनेगी, 128 बनेगी। और आप ये देख ही सकते हो ना कि यहाँ पर बराबर में 128 ही लिखा हुआ है। तो अब हम जल्दी से पता लगा लेते हैं कि 18 गुणा 13 करेंगे तो बराबर में क्या आएगा। पैटर्न तो हमको यही लगाना है, लेकिन हमें उससे पहले तो 18 गुणा 13 करना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि 13 का गुणा 8 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 104 आएगा। यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 23। तो आपको अब पता लग गया है कि 18 गुणा 13 करने पर कितना आता है। 18 गुणा 13 करने पर 234 आता है। आपको पैटर्न भी अच्छे से पता है। हमको यहाँ पर क्या करना है, सैकड़े के स्थान पर 2 लिखा हुआ है तो ये तो हमें ऐसे ही लिखना है। लेकिन इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं उनका स्थान परिवर्तित कर देना है। तो यहाँ पर हम 4 को लिख देंगे दहाई के स्थान पर और 3 को लिखेंगे इकाई के स्थान पर। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बनेगी 243। और आप ये देख सकते हो किस ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।